हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम आज बताएंगे भारत में जो विदेशी आक्रमण होने वाले हैं उसके बारे में। हमने इससे पहले जो बताया था दोस्तों, देख सकते हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश। फिर मौर्य वंश के बाद जो है हमारा भारतवर्ष जो है छोटे छोटे राजवंशों में टूट जाता है। उसके बाद ब्राह्मण वंश चालू हो जाती है, यानी शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। तो यहाँ पर मौर्य काल के बाद जब राजवंश जो है ये विशाल राजवंश भारतवर्ष छोटे छोटे टुकड़ों में जब बंट जाती है, तब यहाँ पर कुछ विदेशी आक्रमणकारी को मौका मिल जाता है इस भारतवर्ष में आक्रमण करने का, जिसमें से जो है पहला विदेशी आक्रमणकारी रहता है हिंद यूनानी, फिर शक, उसके बाद फिर पहलव, उसके बाद फिर कुषाण। ये लोग आते हैं, एक लगातार क्रम है आने का। यहाँ पर जान लीजिए पहले कि हिंद यूनानी है कौन लोग। तो हिंद यूनानी यानी जो है वर्तमान में अफगानिस्तान से पश्चिम की ओर यानी हिंदुकुश पर्वत से लेकर हिंदुकुश पर्वत से पश्चिम से उधर यूनान तक एक विशाल मध्य एशिया का एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन उस विशाल साम्राज्य में एंटियोकस एक शासक था, एंटियोकस द्वितीय के नेतृत्व में जो यहाँ पर कुछ लड़ाई होगी और जिसके कारण विद्रोह के बाद जो है बहुत से प्रांत छोटे छोटे टुकड़े में बंट गए। उसमें से जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में यानी अफगानिस्तान से कह सकते हैं पश्चिम की ओर यानी हिंदुकुश पर्वत से पश्चिम की ओर वाले एरिया में एक साम्राज्य उभरा जिसका नाम हुआ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया यानी वो जो पुराना पूरा यूनान था, यूनान का एक प्रांत था, उस प्रांत में ये बैक्टीरिया वो वायरस बैक्टीरिया वाला नहीं है, यही बैक्टीरिया जो है उसे यूनान का एक प्रांत था पूरा जब बिखर गया उसके बाद। और इस बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में जो लगातार जो शासक हुए, यानी चूंकि अफगानिस्तान से बहुत करीब था ये बैक्टीरिया वाला क्षेत्र, अफगानिस्तान से जस्ट जो है पश्चिम की ओर जो शासक है उन लोगों का लगातार टर्म देखिए। सबसे पहला हुए डियोफोटस II, उसके बाद है यूथिडेमस, उसके बाद है डेमेट्रियस, फिर मिनांडर, फिर यूक्रेटाइड्स, फिर उसके बाद अंतियाल को जो है एंटी-अल्किड्स भी कहा जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये सारे शासक को हमको याद रखना है, जितना भी राजा हुए हमें जो याद रखना है इस बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में जो भारत पर आक्रमण करते हैं प्रमुख शासक, जिसमें से प्रमुख शासक में से यहाँ पर आएगा एक डेमेट्रियस, उसका बाद फिर मिनांडर, फिर यूक्रेटाइड्स, उसके बाद है अंतियाल। इसमें से भी इन चारों में से भी इंपॉर्टेंट चारों नहीं है। तो इन चारों में से जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहला हम लोग लेते हैं डेमेट्रियस के बारे में। डेमेट्रियस क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये जो मौर्य वंश के बाद जब शुंग वंश का शासन आता है, शुंग वंश के समय जो है ये भारत पर आक्रमण कर देते हैं और उस वक्त भारत में शुंग वंश के पहले शासक पुष्यमित्र शुंग का जो है शासन चलता है और ये समय काल रहता है 190 ईसा पूर्व के आसपास। लेकिन दोस्तों ये जो है आते हैं और अफगानिस्तान और पंजाब वाले क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लेते हैं। हालांकि पुष्यमित्र शुंग जो है डेमेट्रियस को पराजित कर देता है, फिर भी जो है ये अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र पंजाब यानी पाकिस्तान वाले पंजाब के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। डेमेट्रियस जो है डेमेट्रियस वंश की स्थापना करते हैं और अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं। और सियाल जो है पाकिस्तान में स्थित है, वर्तमान में इसे कहा जाता है, इस शहर को सियालकोट कहा जाता है जो पाकिस्तान में स्थित है। इसको जो अपने राजधानी बना लेते हैं। कौन? डेमेट्रियस का हम लोग बात कर रहे हैं। और किसके समय का समकालीन लेते हैं? तो पुष्यमित्र शुंग के समय। हम जब पुष्यमित्र शुंग जब पढ़ा रहे थे यानी शुंग वंश जब पढ़ा रहे थे उस वक्त भी बताया था कि पुष्यमित्र शुंग के समय जो है हिंद यूनानी भारत पर आक्रमण करते हैं, जिसमें पहला हिंद यूनानी रहता है डेमेट्रियस। अब फिर से बता रहे हैं, तो इसका राजधानी सकल यानी सियालकोट को बना लेता है। ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में था उस वक्त और अभी भी है। और दूसरा जो आक्रमणकारी रहता है मिनांडर, इसे जो मिलिंद भी कहा जाता है, भारत में इसे मिलिंद कहा जाता है। ये देख सकते हैं इसका समकालीन रहता है 165 to 145 BC यानी 165 ईसा पूर्व से लेकर 145 ईसा पूर्व तक। और ये जो है फिर से पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन यहाँ पर भारत पर आते हैं, लेकिन पुष्यमित्र शुंग से फिर हार जाते हैं ये मिनांडर और फिर ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और बौद्ध धर्म की दीक्षा जो देते हैं वो नागसेन देते हैं। नागसेन या फिर नागार्जुन कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में जब हम शुंग वंश पढ़ा रहे थे तब हमने गलती से जो इस नागसेन के जगह हमने बता दिया था कि नागदशक कह दिया था, वो गलत था। जो है इस मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है नागसेन देते हैं। ठीक, तो नागसेन को जो है ना ये मिनांडर बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों को जो है ना एक बुक में जो है संकलित किया गया है। उस बुक्स का नाम है मिलिंद पोनो में जब बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं नागसेन, उस वक्त ये मिनांडर यानी मिलिंद जो है बहुत सारे प्रश्न पूछता है। जितने भी प्रश्न पूछा है मिनांडर ने सभी प्रश्नों को संकलित किया गया है इस मिलिंद पोनो नामक पुस्तक में। तो आपको अगर पूछा जाए कि मिलिंद पोनो के रचयिता कौन है तो नागसेन है। ठीक, अगला जो हम लोग देखते हैं कि अगला शासक कौन है? डेमेट्रियस हम लोग देखें, मिनांडर देखें, फिर अगला जो शासक हुए हैं ये यूक्रेटाइड्स। तो यूक्रेटाइड्स कुछ बड़ा कारनामा नहीं करते हैं, बस जो है ये पाकिस्तान के उत्तर की ओर एक क्षेत्र है तहसीला में जो है ना यूक्रेटाइड्स वंश की स्थापना करते हैं। बस इतना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है अंतियाल या फिर एंटी-अल्किड्स बोला जाता है।
तो अंत्याल बोलिए या फिर एंटियालकिड्स बोलिए, इनसे रिलेटेड एक फेमस चीज़ है दोस्तों, इनका एक राजदूत भेजा गया था यहाँ पर जब सुंग वंश का शासन चल रहा था, और उस वक्त सुंग वंश के राजा थे भागवरत, और उस वक्त इनका जो राजदूत आया था जिनका नाम था हेलियोडोटस, और ये यहाँ पर आकर ये जो है भागवत धर्म को अपनाते हैं। भागवत धर्म जिसने जो है भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, इस धर्म को अपनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस बात की जानकारी जो है एक गरुड़ ध्वज अभिलेख में मिलती है। जानकारी जो मिलती है हमें वो गरुड़ ध्वज अभिलेख में मिलती है। वो ये जो गरुड़ ध्वज अभिलेख है ये कहाँ पर है, तो ये जो है विदिशा में स्थित है। विदिशा यानी एमपी वाले क्षेत्र में। आपको याद होगा इससे पहले हमने बताया था कि सुंग वंश के समय जो दूसरी राजधानी हुआ करती थी वो विदिशा ही थी। फिर हिंद यूनानी लोग से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाया था, तो जो है सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले वो हिंद यूनानी ही थे। तो इतना सारे इंपॉर्टेंट है। हिंद यूनानी के बाद कौन आते हैं, शक आते हैं। शक का 5 ब्रांच यानी 5 ब्रांच भारत पर आते हैं। इन सभी का हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बाद। और पहला छोटा सा राजवंश है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कुषाण जो विशाल राजवंश यहाँ पर शासन करता है, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। धन्यवाद।